बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीफ फारूक। पाकिस्तान के अंदर सियासी बहरान तो था ही, मौशी बहरान तो था भी, अब एक कानूनी बहरान भी जन्म ले चुका है। वो इसलिए कि हुकूमत के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना इस्तेहकाक इस्तेमाल किया। उनके पास ये इख्तियार है इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत कि वो जो इलेक्शन प्लान है उसे तब्दील कर सकते हैं। और इलेक्शन कमीशन ने जो अपना फैसला दिया है वो बड़ी डिटेल रीजनिंग के साथ दिया है कि इलेक्शन कमीशन डिपेंडेंट है हेविली हुकूमत के ऊपर या और इदारों के ऊपर। जब हुकूमत की तरफ से और इदारों की जानिब से वो असिस्टेंस नहीं मिल सकी या वो असिस्टेंस मुमकिन नहीं है तो इलेक्शन कमीशन ये शेड्यूल चेंज कर सकता है, पहला शेड्यूल विड्रॉ कर सकता है। जबकि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जनाब फवाद चौधरी और जनाब असद उमर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा कि अब पूरा पाकिस्तान ये कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब उन पर आर्टिकल 6 लगा दिया जाए। अब ये बात तो खैर एक फार फेच्ड पॉसिबिलिटी नजर आती है, लेकिन जो बातें हमारे सामने मौजूद हैं उनसे ऐसे हालात लग रहे हैं कि ये मामला यकीनी तौर पर अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने जाएगा और वहां पर हालात हो गए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी आज एक प्रेस रिलीज जारी की है जिसमें उन्होंने कंडेम किया है इलेक्शन कमीशन के इस एक्ट को और उन्होंने कहा है कि पूरी जो लीगल फ्रेटर्निटी है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ये ना सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के साथ खड़ी है। हुकूमत का जो मौक़िफ़ था आज़म नज़ीर तारड़ साहब को आपने सुन लिया। एक आज उन्होंने हवाला और भी दिया, जरा वो सुन लीजिए, जब वो बता रहे थे कि पहले भी 2007 के अंदर ऐसे हुआ और पैदा हो गए थे जिनसे इलेक्शन डिले हुए और कुछ मामला थे। क्या फरमा रहे तारड़ साहब, सुन लीजिए। 2007 में खैबर पख्तूनख्वा जिसे कि उस वक्त हम सरहद असम्बली कहते थे उसकी तहलील होगी अवाइल अक्टूबर में, जबकि दीगर असम्बलियों की कौमी असम्बली के साथ जो मुद्दत मुकम्मल हुई 16 नवंबर को। अब इलेक्शंस जो थे इलेक्शन कमीशन ने तब भी मिड जनवरी में इकट्ठे इलेक्शंस अनाउंस किए चारों सूबों में और मरकज में, हालांकि वो थोड़ा सा लिमिट से बाहर जा रहे थे। मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वाला हादसा हो गया, उनकी शहादत हो गई, उसकी वजह से इलेक्शंस को एंड फरवरी पे ले जाया गया। तो खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 5 माह पौने 5 माह निगरान सेटअप रहा। तो इसी 254 के ताबे मुल्की मुफाद में इलेक्शन कमीशन ने यह डिसाइड किया कि इंतखाबात इकट्ठे होने चाहिए। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने एक और गुफ्तगू की, वो बड़ी इंस्ट्रक्टिव है। उन्होंने कहा कि कोई ऐसे हालात ना पैदा किए जाए कि फिर कोई तीसरी ऑप्शन या ऐसा कुछ हो जाए। खैर ये भी घिस पिट चुकी है बात, लेकिन बहरहाल तारड़ साहब क्या फरमाने हैं सुन लीजिए। बैठें, ये ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन का प्रोसेस होना चाहिए, बैठ के बात करें, ग्रैंड नेशनल डायलॉग हो। पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल हीट है इस वक्त, आज मैं आपसे ये बात कर रहा हूं, मैं सियासत के तालिब इल्म के तौर पे समझता हूं आप इन हालात में इलेक्शन करवा दें, ये खूनी इंतखाबात होंगे। सियासी निज़ाम जमहूरी निज़ाम चल रहा है, इसको चलने दें, खुदारा कोई तीसरी ऑप्शन के लिए हालात साजगार ना करें। आपने ये आज़म नज़ीर तारड़ साहब की गुफ्तगू सुनी। बहरहाल जो हालात हैं वो हमारे सामने, अपने मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ उस्मान बुखारी साहब मौजूद हैं, तर्जुमान है मुस्लिम लीग नून की, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन पंजाब भी हैं। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मंसूर अली खान साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, समा न्यूज़ पर अपना प्राइम टाइम शो भी करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और जनाब इश्तियाक अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सदर हैं लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, और जारी बात है कानूनी जो मामलात हैं उनको भी बखूबी समझते हैं। आपको भी बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आप तशरीफ़ लाए। सबसे पहले मैं क्योंकि चौधरी साहब आपसे मौक़िफ़ आपका ले लेता हूँ, सुप्रीम कोर्ट बार का तो प्रेस रिलीज आ गई, पहले तो जरा ये फरमाइए कि आपके नज़दीक इलेक्शन कमीशन ने जो किया, हुकूमत ने उसकी तावील एक पेश कर दी और रीजंस भी बता दिए, खुद भी वो रीजंस उन्होंने रिप्रोड्यूस कर दिए हैं कि कौन कौन सा इदारा या कहाँ से उन्हें वो असिस्टेंस नहीं मिल रही और मुमकिन नहीं है। आर्टिकल 254 के हवाले का जिक्र तारड़ साहब ने कर दिया। आप कितनी बार एसोसिएशन हैं, अगर आप बताना पसंद फरमाएं, जो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी और अगला कोर्स ऑफ एक्शन आपकी बार की जानिब से क्या हो सकता है? मैं समझता हूं कि वकला बरादरी आइन की मुहाफिज हैं और कोई बार एसोसिएशन ऐसी नहीं होगी जो कि सुप्रीम कोर्ट के साथ इस बात पे खड़ी ना हो कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिया गया था उस ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रिक्टो सेंसो होना है। ठीक, उसके लिए सारी बार एसोसिएशंस का सुप्रीम कोर्ट में जाना जरूरी तो नहीं है, लेकिन सारी बार एसोसिएशन इस बात पे यूनानिमस हैं, इंक्लूडिंग लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। आज मेरी कैबिनेट की मीटिंग हुई है, लाहौर बार के प्रेसिडेंट और उनकी कैबिनेट से भी मुलाकात हुई है और तमाम लोग इस बात पे यूनानिमस हैं
कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट और आइन के पीछे, जो आइन का आर्टिकल 224 सब आर्टिकल 2 कहता है जी कि ये 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइम फ्रेम दे दिया है, सदर पाकिस्तान ने उसकी एक डेट दे दी है। उसके बाद कोई ऐसे मारूजी हालात मौजूद नहीं हैं जिनमें के सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन को पोस्टपोन किया जा सके। इस खौफ के साथ कि कोई एक पार्टी जीत जाएगी दूसरी पार्टी हार जाएगी, इस खौफ को बुनियाद बना के ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी पिछले दिनों में बनाई गई। ये जमान पार्क का इंसिडेंट भी है। उस वक्त भी मैंने आपके शो में हामिद मीर साहब से भी यही कहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज चाहते हैं कि किसी तरह से ये इलेक्शन डिले हो जाए। ठीक है, बाकी कोई मकसद नहीं था। कोई ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यहाँ नहीं बनी हुई, कोई ऐसा क़यामत नहीं आई हुई। मैं जरा आगे चलूंगा। अज़मा बुखारी साहबा, बार एसोसिएशन आपके साथ, जारी बात है हुकूमत के साथ मेजॉरिटी तो इस वक्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बार ने अपना मौक़िफ़ ऑलरेडी दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया उस पर बहुत तनकीद भी की जा रही है। इलेक्शन कमीशन के पास अपनी एग्जीक्यूटिव फोर्स नहीं होती, वो डिपेंडेंट है हुकूमत के ऊपर और हुकूमती इदारों के ऊपर। वो असिस्टेंस आपने उन्हें प्रोवाइड नहीं की और आप कहते हैं कि ज़मीनी हक़ाइक़ के हालात ऐसे नहीं है कि आप उन्हें प्रोवाइड करें। ऐन मुमकिन है कि अदालत इन तमाम डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज़ के सेक्रेटरीज़ को तलब करे और उनसे पूछे कि आप ये असिस्टेंस क्यों नहीं दे रहे, जबकि आइनी तौर पर आप बिल्कुल अपनी जगह पर पाबंद हैं कि आप ये असिस्टेंस दें। और अगर ये कहा जा रहा है कि रियासत पाकिस्तान के पास 30-40 अरब रुपया भी नहीं है कि वो ये आइनी जिम्मेदारी पूरी कर सके, तो ये तो बड़ी मज़ाक़ खेज़ बात है। अज़मा बुखारी साहब, शुक्रिया मुनीब। देखिए, पहले तो गुजारिश है कि ये बात कहाँ से शुरू हो रही है, पहले इसको देखने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक बड़ा मोहतरम मुअज़्ज़ज़ अदारा है हमारा, लेकिन पंजाब के अंदर आज जितने मसाइल हैं, अगर उस मसाइल की शुरू से जाके मैं देखूं तो ये तमाम मसाइल शुरू हुई जो है वो पंजाब के एक ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल फैसले से हुए, जिस फैसले को मैंने नहीं, वहां पर बेंच के अंदर मौजूद जज साहब ने भी रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा, और उसी एक फैसले को एक जो है पार्टी के हक में एक और फैसले की तरह कहा गया जहां वोट गिने नहीं गए। वो रिव्यू आज तक सुना नहीं गया जो हमजा साहब का जो है वो सुप्रीम कोर्ट में उसी फैसले के खिलाफ दिया गया था। और उसके बाद परवेज लाई साहब जो है उनको उनके हक में उसकी एक और इंटरप्रिटेशन करके जो है वो ये फैसला किया गया। ये तमाम पंजाब के मसाइल वहां से शुरू हुए, और वो फैसला जो है, देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसला देती है, उसका फैसला जाहिर है इंप्लीमेंट होना चाहिए, लेकिन उस फैसले के जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं फिर अपने ही फैसले को, बाय द वे साकिब निसार साहब का एक फैसला ऑलरेडी मौजूद है कि नाअहली और ये तमाम मामला जो है ये 184(3) के तहत नहीं हो सकते, बट हुए ना। एक प्राइम मिनिस्टर जो है उसको भी नाअहल किया गया जो 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर था। और फिर जो इस पूरे बेंच के अंदर जहां से ये बात, अब अगर मैं इस बात पे आ जाऊं, पिछला छोड़ भी दूं, तो जहां फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल जो खुद फ्रेम किए उसमें यह था कि ये इलेक्शन की डेट कौन देगा, उसका फैसले का जवाब नहीं आया कि कौन देगा। खुद से पता नहीं सदर पाकिस्तान को जो है उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन को उनके साथ बैठकर जो है वो निगोशिएशंस करके आप डेट दे दें, हालांकि ये प्रीव्यू ही नहीं है अदालतों का कि वो पंचायतें करें। अदालतों का जो है वो कानून के मुताबिक फैसला देने का इख्तियार होता है, पंचायत करने का इख्तियार नहीं है। फिर यह है कि बेंच के अंदर मौजूद जो जजेस कराम थे, अब जो मंसूर अली खान साहब ने कहा था और मंसूर अली शाह साहब ने कहा और जो अतर मिल्ला साहब ने सवाल उठाया था, उसका जवाब तो आज तक नहीं आया ना। उसका जवाब ये था कि सवाल ये था कि क्या इंटेंशन देखी जानी चाहिए, क्या ये असम्बलियां वाकई जो है वो ठीक तहलील हुई हैं, इसका कोई जवाब नहीं मिला। और जिन लोगों ने इस बात के ऊपर डिफर किया, उन्होंने रिटर्न डिफर किया, उनको बेंच से रिमूव कर दिया गया। बेंच की फॉर्मेशन पे आज से नहीं, पिछले 1.5 साल से हम जो है वो मुखालफत करते रहे, हम रिक्वेस्ट करते रहे बार बार, और खास तौर पर जो हमजा साहब की हुकूमत को जो है वो खत्म करने और परवेज लाई को जो है वो उनके जो वोट है उनको गिनने का जब फैसला किया गया, तब वो एक्स पार्टी हुआ। हमने जो है उस बेंच से जो है माजरत की कि हम आपके सामने केस आगे नहीं करना चाहते, उसके बावजूद जो है वो बेंच ने फैसला किया। तो ये बात वहां से शुरू हुई है, और ये 2 एग्जांपल्स पहले मौजूद। आपने बातें जमाली साहब बात सुन लीजिए, आपने सारी बातें कर दी। उस असेंबली को रीइंस्टेट किया गया, अच्छा, और कहा गया कि ये एब्सोल्यूट पावर नहीं होनी चाहिए चीफ मिनिस्टर के पास। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी आवाज आ रही है आपको अज़मा बुखारी साहब?
मेरी यार सुन लीजिए, देखिए सारी बातें अपनी जगह आपकी दुरुस्त हो सकती हैं, लेकिन इशू यहाँ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बेशक बेंच, वो अतर मिनल्ला साहब भी अलहदा हो गए, बाकी जज साहबान हो गए, फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि 3-2 से जजमेंट आ गई, अदालत ने हुक्म दे दिया, इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट कर दिया, इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल अनाउंस कर दिया, हुकूमत की जानिब से वो मुआवनत जो उन्हें आइनी तौर पर जिम्मेदारी थी हुकूमत की उन्हें देने की, हुकूमत ने नहीं दी, लिहाजा इलेक्शन कमीशन को यह फैसला करना पड़ा। दूसरी बात ये कही जा रही है कि क्या उसने, नहीं मेरी बात सुन लेना, दूसरी बात ये कि क्या उसने इत्तेफाक है कि राना सनाउल्लाह साहब दोपहर को जॉइंट सेशन में आते हैं, एक बात करते हैं, शाम को इलेक्शन कमीशन ये शेड्यूल अनाउंस कर देता है, वो पहले वाला विड्रॉ हो जाता है और 8 अक्टूबर की बात आ जाती है। सवाल यहाँ ये है कि जो असिस्टेंस आपने देनी थी, आपकी तरफ से अगर ये कहा जाएगा कि एक न्यूक्लियर स्टेट के पास 25, 30 या 35 अरब रुपया नहीं है इलेक्शंस कंडक्ट करवाने के लिए, बाकी सारे काम हो जाए, पर्सनल भी ना मिले, रिटर्निंग अफसरान के लिए भी अमला ना मिले, ठीक है, वो बात समझ भी आती है कि फौज इस वक्त ओवर स्ट्रेच्ड है और सिक्योरिटी इदारे बहुत मसरूफ हैं, मान लिया, लेकिन आपने तो पैसे देने से भी इनकार कर दिया। आपने कहा हमारे पास पैसे भी नहीं है 25-30 अरब रुपया एक्स्ट्रा देने के लिए। क्या ये कोई बात आज की तारीख में मानेगा? नहीं, देखिए इस बात को आप ऐसे ही खामखा एक सेपरेट अंदाज से नहीं देख सकते मुनीब साहब, इसको आपको जो है मिलकर देखना होगा। पहली तो बात यह है कि क्या ये 25-30 अरब रुपया लगा के मुल्क के अंदर जो है वो इसका काम आ जाएगा? जो मैंने जैसे गुजारिश की कि पहले ये फैसला तो कर लें, जो फैसला होना चाहिए था कि ये असेंबलियां सही डिसॉल्व हुई है कि नहीं। इससे पहले ये अदालती तारीख मौजूद है कि असेंबलियों को डिसॉल्व करने के बाद रीइंस्टेट किया गया, लेकिन उस तरफ कोई नहीं गया, उस तरफ किसने नहीं देखा, इस एक कानूनी मैटर को किसने नहीं देखा। और फिर दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब जो एक फर्दे वाहिद है, उसके कहने पे आप ही वकील हैं, ये पूरा एक जो आइन की जो एक स्कीम है, क्या वो डिस्टर्ब नहीं होगी? जो आदि पाकिस्तान है वो सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन लड़े पुरानी मर्दमशुमारी के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे हुए जज साहिबान जिन्होंने फैसला दिया, क्या वो आईनी स्कीम को नहीं समझते थे? बट अलाउ मी ना, थोड़ा सा मैं आगे चलूं। मंसूर अली खान साहब, हुकूमत का इस्तदलाल आपने सुन लिया, राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू सुन ली, आजम नज़ीर तारड़ साहब की सुन ली, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा आज़मा साहिबा। मंसूर अली खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि ये राह फरार है, इलेक्शन से डरते हैं, सियासी कैंप नहीं है, बकौल इमरान खान साहब के इनकी सियासी कब्रें खुद जाएंगी अगर ये मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे तो। मंसूर साहब, देखिए मेरे ख्याल में मैं साहब की जो अभी आर्गुमेंट सुन रहा था, मैं बड़ी इज्जत के साथ मेरा उससे इख्तिलाफ करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे इस तरह लगा जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज दोपहर को आया है और उसके बाद अज़मा बुखारी साहिबा उस फैसले के ऊपर कमेंट कर रही हैं कि ये फैसला जो है गलत है, इसमें ये आर्गुमेंट्स नहीं लिए गए, वो आर्गुमेंट्स नहीं लिए गए। हम तो उस स्टेज से बहुत आगे जा चुके हैं, मतलब वो फैसला आया, उसके ऊपर बिल्कुल तनकीद हुई, आपकी अपनी राय है, उसके बाद सदर ने डेट का भी ऐलान कर दिया, वो भी हो गया। उसके बाद टिकट्स के लिए जो आपने नॉमिनेशन पेपर्स लेने होते हैं वो भी आपने ले लिए। मरियम नवाज साहिबा ने अपने नॉमिनेशन पेपर्स जमा भी करवा दिए। मुस्लिम लीग नून ने जो रिजर्व सीट्स हैं उनको अनाउंस भी कर दिया कि हमारी लिस्ट कौन सी होगी। तो मुस्लिम लीग नून इटसेल्फ जो है वो तो इस सारे प्रोसेस को एक्सेप्ट कर चुकी है ना, तभी यहाँ तक पहुंची है, तभी जाके उन्होंने ये फैसला किया कि हाँ जी ठीक है, हमारी रिजर्व सीट जो है वो यही होंगी। नॉमिनेशन पेपर मरियम नवाज लाहौर से जमा करा रही है, गुजरांवाला से करा रही है, इसका मतलब है आपने रेस में खड़े होने का फैसला कर लिया। अब यहाँ पे जो वजूहात दी गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, फ्रैंकली स्पीकिंग इलेक्शन कमीशन ने तो हाथ खड़े किए हैं उसके ऊपर, और ये एक पूरी चार्जशीट है वफाकी हुकूमत के खिलाफ कि जनाब ना ये हमें पैसे दे रहे हैं, ना ये हमें सिक्योरिटी दे रहे हैं, तो ऐसी किधरों कराइए इलेक्शन फिर जाके। और दूसरी बात ये जो कहा जाता है कि जनाब एक मुस्लिम लीग नून, बल्कि उस दिन मरियम नवाज साहिबा ने इंटरव्यू के अंदर भी ये बात कही थी कि जी एक शख्स जो है जो जिसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, उसकी तस्कीन के खातिर जो है किस तरह हो सकता है। मेरा आइन, पाकिस्तान का आइन ये बात नहीं कहता कि इसकी तस्कीन हो रही है या किसकी तस्कीन हो रही है। ये एक पॉलिटिकल चेस मूव है, इसमें आप लोग अपनी चेस खेलते हैं, उन्होंने अपनी चेस खेली है। आपको एतराज हो सकता है, बिल्कुल कह सकते हैं। आप परवेज इलाही साहब को 10 मिनट बैठ के बुरा भला कह दें, एट द एंड ऑफ द डे वजीर आला वो हैं, सिग्नेचर उनके हैं, किसी ने कनपट्टी पे बंदूक नहीं रखी है। और ये कह देना कि जनाब ये क्या तरीका है कि 6 महीने पहले आपने जो उसको तहलील कर दिया, अच्छा चलिए 6 महीने छोड़ दें, मैं कहता हूं आप उस फरवरी में हुआ था ना सब कुछ, आप उससे भी 6 महीने पीछे चले जाए। मिसाल के तौर पे आप 1 मिनट के लिए समझें, सितंबर 2022 के अंदर असेंबलियां तहलील हुई हैं, तो क्या फिर आप 1 साल जो है बगैर पंजाब असेंबली के बैठे रहेंगे कि हाँ जी 1 साल के बाद जब कौमी असेंबली के इलेक्शन होंगे तो हम तब करवा लेंगे? इस तरह नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। आइन के अंदर साफ साफ लिखा है 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, 90 दिन के अंदर पैसे आपने प्रोवाइड करने हैं। और एक्चुअली व्हेन यू से कि जी पैसे नहीं है हमारे पास, ये भी आपकी नाअहली है, ये इटसेल्फ आपकी नाअहली है कि आप कहते हैं पैसे नहीं है। सिक्योरिटी के बारे में आप कहते हैं, आपने 10 मुख्तलिफ वजूहात उसमें आईजी पंजाब ने लिखी है कि जी ये वाकया हो गया, ये वाकया हो गया, ये वाकया हो गया। 2018 में जब इलेक्शन हुए थे
सॉरी 2008 में जब इलेक्शन हुए थे, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का वाकया हो गया था, उससे बड़ा दहशतगर्दी का वाकया और क्या हो रहा है। लेकिन फिर भी इलेक्शंस मुनक्किद किए गए। और दूसरी बात ये, मुझे गारंटी थे, आज मुझे गारंटी दे दें, 8 अक्टूबर की आपने डेट दी है, गारंटी दें कि जनाब 8 अक्टूबर को क्या आपके पास पैसे आ जाएंगे? 8 अक्टूबर को सिक्योरिटी की सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। आप अभी से प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 8 अक्टूबर को सिचुएशन जो है वो बेहतर हो जाएगी। सो आई बिलीव इट्स अ वेरी वेरी वीक केस पीडीएम का और इलेक्शन कमीशन का, बहुत वीक केस है सारे मामले में। अच्छा, मैं बिल्कुल, मुझे पता है अज़मा बुखारी साहब आपने ऐड करना है, और मैं चौधरी साहब से एक उनका मौका भी जरूर लेना चाहता हूँ। एक मुख्तसर सा ब्रेक है, हम वापस आ रहे हैं। पहले मैं चौधरी साहब से गुफ्तगू कर लूँ, फिर मैं अज़मा साहब आपके पास बिल्कुल आता हूँ। यू हैव द राइट टू रिस्पॉन्ड। एक ब्रेक लेते नहीं हमारे साथ ही, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। चौधरी साहब ये फरमाइएगा, ठीक है, क्योंकि आप एक कानूनदान हैं और मुझे हमेशा होता है कि जब जो प्रैक्टिसिंग लोग हैं, सीनियर लोग हैं, आते हैं, हम उनसे रहनुमाई ज़रूर लेते हैं और ऑब्वियसली इट एड्स टू द प्रोग्राम। एक ये हमारे सामने सिचुएशन है, अपना क्रिटिसिज्म तो या अपनी पोजीशन आपने बता दी, बट एक फैक्ट ये है कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, उसने अपना फैसला कर लिया है और उसने रीजंस भी बता दिए हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं नहीं हम कंटेम्प्ट में जाएंगे, कुछ कहते हैं नहीं इलेक्शन कमीशन पे भी कंटेम्प्ट लगेगा। ऑल्दो आई बिलीव कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर वो इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उस पर कंटेम्प्ट नहीं लग सकता फॉर दीज मैटर्स। बट सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे लाइकलीहुड क्या है कि इस फैसले के ऊपर तमाम स्टेक होल्डर जिनका जिक्र इलेक्शन कमीशन ने किया है उनको जवाब तलबी के लिए बुलाएगी कि पहले बताइए और सब्सटैंशिएट कीजिए अपना केस, या आपको लगता है कि नहीं इतनी डिटेल में नहीं जाया जाएगा और अपने पहले वाले हुक्म की तामील के ऊपर ज़्यादा तवज्जो होगी? मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट का जब वर्डिक्ट आ गया, जैसे मंसूर साहब ने कहा, ये केस तो इन्होंने आर्ग्यू कर लिया था एट दैट टाइम जब ये केस सो मोटो में हेयरिंग हुई थी, तो ही वाज रिप्रेजेंटेड और वहां पे यही लॉजिक्स और यही रीजनिंग दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये रीजनिंग टर्न डाउन करते हुए ये जब जजमेंट दे दी, तो अब तो सिर्फ उस जजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन है। ये रीजनिंग जो अभी दोबारा से दी गई हैं, ये अगर कोई पिटीशन आएगी और सुप्रीम कोर्ट मुनासिब समझेगी तो तब जाएगा उस में, अदरवाइज तो ओपन एंड शट केस है, क्योंकि इसके अंदर तो ऑलरेडी वर्डिक्ट आ चुका है और वो इंप्लीमेंट होना है और तमाम इदारे जो हैं उसके पाबंद हैं। और ये भी जो बात है ना कि एग्जीक्यूटिव्स दे आर टू बी टेकन एट टास्क, फिर ये कहेंगे कि हमारे दूसरे वजीर आजम को भी नाअहल कर दिया है। जब कोर्ट के अहकामात नहीं मानेंगे तो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और उसके अंदर ये मिसकंडक्ट में भी आता है कि एक पार्टी चाह रही है और उस पार्टी के चाहने के ऊपर इलेक्शन शेड्यूल आपने दिया हुआ विदाउट एनी रीजन आप उसको रिवोक कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं इन वायलेशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप मुझे ये बताएं कि उस पर जवाब क्या रह जाता है? इलेक्शन कमीशन खुद मिसकंडक्ट का मुर्तकिब हो रहा है कि उन्होंने वो सारी सीरीज ऑफ एक्ट करने के बाद अचानक एक शाम बैठते हैं और वो फैसला कर देते हैं कि जी नहीं, हम उस अपने नोटिफिकेशन को वापस ले रहे हैं। अंडर व्हाट लॉ, इन व्हाट सिचुएशन, कौन सी ऐसी चीज है जिसके अंदर? और मैंने तो पहले भी जैसे आपको टेक दी कि ये वकील जो हैं वो आइन की बालादस्ती के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए अपनी सुप्रीम कोर्ट, अपनी हाई कोर्ट और इसके साथ इसी तरह से खड़े हैं। और अगर इसके लिए हमें दोबारा कोई तहरीक चलानी पड़ी तो तमाम बार एसोसिएशन और बार काउंसिल भी जो हैं उसके लिए तैयार हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है। अज़मा बुखारी साहब, यहाँ तो चौधरी साहब ने कह दिया तो तहरीक भी चल सकती है, और ये तक उन्होंने कह दिया कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री हैं यानी शहबाज शरीफ साहब, वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं। ये तमाम मिनिस्ट्रीज, उनके चीफ एग्जीक्यूटिव तो हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब, और बीइंग द प्राइम मिनिस्टर वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं और जवाबदेह हैं कि एक आईनी जिम्मेदारी है और क्यों असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं की जा रही इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन करवाने के अंदर। तो वो तो कोई एक बड़ी ग्लूमी पिक्चर उन्होंने पेंट कर दी है कि फिर आपके खिलाफ कोई वो जैसे पीपल्स पार्टी को हाथ धोना पड़ा एक वज़ीर आज़म से, तो यहाँ नाअहली तो फिर नए वज़ीर आज़म की भी हो सकती है कि जी इन्होंने कंटेम्प्ट कर दी है। अज़मा बुखारी साहब, कोई बात नहीं, हमारे लिए कौन सी नई बात है। पहले भी इमरान खान को लाने के लिए जो है वो एक ख्याली तनख्वाह पर जो है एक 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर को घर भेज दिया गया था ना। काश ये तहरीक इन्होंने तब चलाई होती जब जो है वो जो है जब हम कह रहे थे, जो कह रहे हैं रीजनिंग हम दे चुके हैं, हमने भी रीजनिंग दी, जो बेंच के अंदर मौजूद जजेस थे उन्होंने भी रीजनिंग दी बहुत सारे जो है। काश ये तहरीक तब चलाते जब बहुत सारे सवालिया निशानात बहुत सारे जजेस कराम के ऊपर उठ रहे हैं, जिनके ऊपर बहुत सारे जो रेफरेंस खास तौर पर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में
रेफरेंस तक दायर हो गए हैं, उसके ऊपर तहरीक नहीं चलानी इनको, उसके ऊपर तहरीक नहीं चलानी कि बेंच फिक्सिंग हो रही है, इसके ऊपर तहरीक नहीं चलाएंगे कि हम कह रहे हैं कि बराए मेहरबानी हमारा केस ना सुने, लेकिन प्रेसिडेंट्स के बावजूद जो है वो एक मखसूस बेंच बैठता है, वो केस जो है वो अपनी मर्जी का सुनता है। हमारी क्या सुनेंगे, अपने साथी जजेस की तो सुन लेते जो सवालात उन्होंने उठाए थे। और ये बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ साहब ने ये हुक्म फरमाया जब हेयरिंग को 2 दिन के लिए पेंड किया, उन्होंने कहा कि जो अतर मिनल्ला और मंसूर अली शाह की जो सवालात हैं उनको जो है वो उनका जवाब दिए जाएंगे, उसको लिखवाया जाएगा, उसके बारे में कोई जवाब कहीं पर मौजूद नहीं है। और आप ये मंसूर ने भी कहा हम आगे जा चुके हैं, बिल्कुल आप आगे जा चुके हैं, लेकिन आगे के जाने से पहले इसके पीछे एक तारीख है ना, और वो तारीख दोहराए चले जा रहे हैं। मुझे ये बताइए, या तो आईने पाकिस्तान सिर्फ इमरान खान की मंशा पे जो चलेगा तो वो आइन में लिख दे कि इस मुल्क का आइन वो है जो इमरान खान कहता है। ये बाकी आईनी स्कीम आपको बिगड़ती हुई नजर नहीं आ रही। मैंने जो सवाल करना चाह रही थी, मेरा सवाल ये है कि आइन ये भी कहता है ना कि इंटरिम गवर्नमेंट्स होंगी। अब जब ये अगर इलेक्शन हो जाते हैं, यहाँ पर हुकूमतें होंगी, जब अक्टूबर के अंदर इलेक्शन होगा वफाकी हुकूमत का, फिर क्या होगा? इन हुकूमतों का क्या करेंगे? इनका चार्ट डालेंगे आप, इनको कहाँ ले जाएंगे आप? और फिर ये क्या गारंटी है, मुझसे गारंटी मांग रहे थे, ये गारंटी है कि इमरान खान के अगर मर्जी का रिजल्ट नहीं आया तो वो जो है वो इलेक्शन का रिजल्ट मान लेगा। ऐसे ये मतलब ये एक शख्स के लिए, और ये भी बार बार 2 दफा मंसूर ने, मैंने एक जगह और भी सुना, उन्होंने कहा कि मरीम साहबा ने एक इंटरव्यू में कहा था इमरान खान का दिमाग ठीक नहीं है, उसकी खातिर जो है वो आइन में वो जो है वो उसके ऊपर नहीं छोड़ना जाना चाहिए। तो आईने पाकिस्तान, उन्होंने कहा कहाँ लिखा है? आईने पाकिस्तान कहता है एक ज़हनी तौर पर मसलूज शख्स जो है वो इलेक्शन ही नहीं लड़ सकता। आइन ये कहता है जो इलेक्शन लड़ नहीं सकता वो लड़वा कैसे सकता है? इमरान खान साहब ज़हनी तौर पर मसलूज तो अल्लाह माफ करे नहीं है जाएगा, कभी उसको इंडियन फिल्में याद आ रही होती है, उसका सीन बना के वो कहता है मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। उनके तो बहुत सारे प्रॉब्लम है, और ऐसे भी प्रॉब्लम्स हैं जो शायद पब्लिकली बयान नहीं किए जा सकते। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर तो आईने पाकिस्तान वो है जो इमरान खान को सूट करता है, अगर जो है पाकिस्तान को इमरान खान की मंशा पे चलाना है, बाकी पूरे आइन का अपने हुलिया बिगाड़ देना है, तो फिर वो ये है, फिर वो तय कर ले और ये अदलिया की तहरीक जरूर चलाएं, लेकिन कम से कम ये तो देख लें कि इस वक्त अदलिया पे तहरीक चलाने की जरूरत किन चीजों पे है, उन पे चला ले। अच्छा चले ठीक है, तो ले क्या रहा है, अदलिया में अच्छे लोग भी होते हैं, अदलिया में बुरे लोग भी। नहीं वो जाहिर बात है, जो आपको अच्छा लगेगा वो अच्छा, जो आपको बुरा लगेगा वो बुरा। अरे चले एक मिनट, लेट्स हियर इट फ्रॉम मंसूर अली खान। चले लेट्स हियर इट फ्रॉम मंसूर अली खान। अब ये आपकी ख्वाहिश हो सकती है कि आप इमरान खान साहब को आपने कहा जी कि वो ज़हनी तौर पर वो है, और चले जी आइन ये भी कहता है कि ज़हनी तौर पर मफलूज आदमी को। मतलब गुजारिश ये है कि मंसूर अली खान साहब, इमरान खान साहब माशाल्लाह चाको चौबंद हैं, ज़हनी तौर पर बिल्कुल फिट है, उनकी अपनी अप्रोच है, उस पर तनकीद हो सकती है, तर्ज़ सियासत है उस पर तनकीद हो सकती है, लेकिन ये जो चौधरी साहब ने कहा कि तहरीक भी चल सकती है, एक और वज़ीर आज़म पर नाअहली की तलवार भी लटक सकती है कि उन्होंने कंटेम्प्ट किया है और यहाँ पर अदालत का हुक्म नहीं माना। एंडोर्समेंट मिलने के चांसेस कानूनी तौर पर तो चले, मैं उस डिबेट को साइड पर रख लेता हूँ। आपको लगता है कि इस रिगमरोल से जिसमें हुकूमत फंसी हुई है निकल सकती है? क्योंकि ये एक ऐसा फैसला है, इसके ऊपर इमरान खान साहब तो एहतजाज करेंगे ही करेंगे, एक सियासी बैटल अदालत में चली जाएगी, और सियासी बैटल्स, सियासी लड़ाइयाँ जब अदालतों में जाती हैं तो आपको पता है उसका नतीजा बड़ा अजीब निकलता है कई दफ़ा। देखिए मेरे ख्याल में मुनीर साहब, ये सारी चीजें, पहली बात तो हमारे यहाँ तो एक मामूल बन चुका है ना कि सियासी बैटल वफाकी अदालत के अंदर जाती हैं, ये सियासी रहनुमा आपस में बैठ के पार्लियामेंट के अंदर तो रिजॉल्व करना भी नहीं चाहते, और इसमें सारे कसूरवार हैं इसमें खास। लेकिन मैं ज्यादा जिम्मेदारी इमरान खान साहब के ऊपर डालूंगा कि उनको पार्लियामेंट में बैठने का शौक नहीं, पार्लियामेंट उन्होंने छोड़ी थी। लेकिन दूसरी बात यह कि अगर पीटीएम की ये हुकूमत ये समझ रही है कि इस कदम के उठाने से हमने अपनी पॉपुलैरिटी को हमने बढ़ा लेना है, तो मेरे ख्याल में ये बात गलत है। मेरे ख्याल में इससे इनकी पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा हिट होगी, और इमरान खान साहब की जो बातें थी कि जनाब ये लोग इलेक्शन से भाग रहे हैं, ये मैदान में नहीं आना चाहते, उसको वैलिडेट करने के खुद आपने जवाब जो है वो प्रोवाइड किया है। अब मैं नहीं जानता, मतलब 3-4 ऐसी चीजें हैं जो मार्केट के अंदर डिस्कस हो रही हैं कि ये हो सकता है कि पीडीएम को एक्चुअली इस बात का टाइम चाहिए, इस गवर्नमेंट को, कि इमरान खान साहब के जो केसेस हैं वो जरा जल्दी मूव होना शुरू हो, और उसके बाद अगर उनकी नाअहली हो जाए
तो फिर हो सकता है कोई ब्रीदिंग स्पेस पीडीएम को मिल जाए। और दूसरी बात, हम सब जानते हैं, आप तीनों कानूनदान यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप जानते हैं सितंबर के अंदर जो है मौजूदा चीफ जस्टिस का टेन्योर भी खत्म हो रहा है और उसके बाद के इलेक्शंस की डेट जो है उसके बाद रखी गई है। आई एम नॉट सेइंग दिस इज कनेक्टेड, बट डेफिनेटली मार्केट के अंदर ये गुफ्तशुनीद तो हो रही है। इसमें कोई शक नहीं है। अगर जिस आजमा साहबा कह रही थी ना कि ये हो नहीं सकता कि माजी के इस फैसले को जो है आप डिस्कस ना करें, अगर इतने माजी पे जाएंगे ना तो फिर इमरान खान साहब उससे भी पीछे माजी में चले जाएंगे। जब कासिम सूरी साहब के हवाले से 5 रुपये बेंच का एक फैसला आया था, वो कहेंगे कि जनाब वो भी गलत था, आप असेंबली के मामला में आ नहीं सकते, और वो अगर उठा के तरीके तो मैं तुम्हारा फेंक दी थी तो फिर फेंक दी थी। आई एम नॉट सेइंग कि वो ठीक था, वो कासिम सूरी साहब ने गैर, मेरी नजर में गैर काम किया था। लेकिन यहाँ पे भी जो कुछ हो रहा है, यहाँ पे ये जो स्कीम चलाने की कोशिश की जा रही है, मेरे ख्याल में ये भी उस कदम से कुछ कम नहीं है। ठीक, इश्तियाक साहब, टुवर्ड्स द वेरी एंड आपने कहा कि ये एक चीफ एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होंगे, लेकिन ये थोड़ी सी फार फेच्ड भी लगती है कि क्या फौरी तौर पर इतना जल्दी चीज़ें स्पीड अप होंगी, या वाकई अदालत के सामने बाकायदा तौर पर पूरा वफाक आएगा और कहेगा, या अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से पूछा जाएगा तो वो कहेंगे नहीं कि हम नहीं दे सकते पर्सनल, आप कहाँ से हम इलेक्शन करवा लें, इस वक्त नहीं हो सकते। ऐसी सूरत हाल में अदालत को ज़मीनी हक़ाइक़ ज़हन में रखे जाएंगे, या आपको लगता है नहीं, अदालत जो हुक्म कर चुकी है बस उसी पर रहेगी? देखिए, पहले बात तो मैं मैडम से बड़ा इज्जत के साथ, मेरी बहन है, हमारे बुखारी साहब की बेटी हैं, लेकिन इन्होंने जो जजेस के हवाले से बात की ना, ये पिछले 15 दिनों से एक जजेस के खिलाफ कैंपेन चल रही है, और वो जजेस के खिलाफ कैंपेन सिर्फ इस मकसद के लिए चलाई जा रही थी कि किसी तरह से हम ये जो फ्रस्ट्रेट ऑर्डर कर रहे हैं इसको किसी तरह से वैलिडेट करवा लें, और ये इस तरह से किसी को मलाइन करके किसी जजेस के साथ इस तरह की चीजों को कनेक्ट विद करके, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस के अंदर ये तासुर दे के कि उनके अंदर बहुत शदीद इख्तलाफात हैं, वो फैसलों में इख्तलाफ होता है, वो फैसले के अंदर एक दूसरे से डायसेंट करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अंदर इस तरह से इख्तलाफ पैदा करके ये एक इदारे की तबाही का बायस बनेंगे। और खास तौर पे मैं अपनी बहन से कहूंगा कि इस तरह के मामलात में हमें ये चीजें सामने नहीं लानी। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट के सामने अगर पिटीशन जाती है और पिटीशन के अंदर जो फैसला है वो ऑलरेडी आ चुका है, अब दोबारा अगर कोई पिटीशन जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट मुनासिब समझेगी तो उसको सुन लेगी। इनके जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो रीजनिंग दी है, उसके ऊपर फिर दोबारा वो अपना फैसला भी दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अज़मा साहब, लास्ट कमेंट जी, मेरे को वक्त खत्म हो गया, लास्ट 10 सेकंड। पहली तो गुजारिश ये है कि मेरे कहने से और इश्तियाक साहब की सिर्फ ये कहने से ये बात ना करें, बात खत्म नहीं हो जी, अब तहकीकात क्यों नहीं करा देते? जो जिनके ऊपर सवालात उठे हैं वो भी इंसान है ना, हमारे बीच में से ही है। ये तो नहीं होता कि जो इदारों के अंदर लोग चले जाएंगे। आर्टिकल 209 मौजूद है, सर, बट 209 कुछ करे भी ना, वो मामला आगे भी तो चले ना। उसके ऊपर सबूत आए हैं, उसके ऊपर तहकीकात करा दें, और अदलिया खुद अपने जो है लोग नहीं दे रही इलेक्शन कराने के लिए, आप मुझसे सवाल पूछे चले जा रहे हैं। ठीक, तो ये तहरीक आपको उस तरफ चलानी चाहिए। और ये जो है ना, ये जो एक बेंच बनाकर मखसूस, और ये आप कह रहे हैं मैं तफरीक पैदा कर रही हूँ, क्या काजी फाजी से सीनियर मोस्ट जज नहीं है? क्या जस्टिस तारिक जो है वो सीनियर मोस्ट जज नहीं है? उनको क्यों नहीं शामिल किया जाता बेंचेस के अंदर? क्यों फुल बेंच नहीं बनाया जाते? जब हमारे कहने के बावजूद फुल बेंच बनाए, और उन्होंने जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई हो या मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर बाकायदा पब्लिकली लेटर्स लिखते हैं। जज मैं नहीं लिखती प्यारे भाई, जज लिख रहे हैं, वो बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है। उस तरफ आपकी नजर नहीं जा रही, वो आपकी नजर नहीं जा रही। बस चले, वक्त खत्म हो गया, मैं अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया यहाँ अदा करूंगा। अगले सेगमेंट पे जाने से पहले मैं एक बात जरूर कर दूं, याद कीजिए कि 18वीं तरमीम कैसे सुप्रीम कोर्ट में गई और 19वीं तरमीम कैसे सामने आई, किसने क्या किरदार अदा किया, क्योंकि तारीख बहुत जालिम है, तारीख मौजूद है, तारीख पढ़िए, आपको पता चलेगा आज जो दोनों हाथों से पीट रहे हैं उन्होंने क्या किया था उस वक्त। एक ब्रेक शामिल करते हैं, अगले सेगमेंट में मुलाकात होती है हमारे साथ। इलेक्शन कमीशन ने अनाउंसमेंट तो कर दी कि अब 30 अप्रैल को नहीं बल्कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन होंगे, मुलतवी हो गए, रीजनिंग भी दे दी, लेकिन बड़ी तनकीद हो रही है इलेक्शन कमीशन पर। एक तरफ से कहा जा रहा है कि जो मेंबरान हैं और
चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो आर्टिकल 6 के मुर्तकब हुए हैं, उन्होंने आइन को वायलेट किया है। दूसरी बात ये कही जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद वाज़े तौर पर ये एक डिसरिगार्ड है जो कि किया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, लिहाजा उन पर कंटेम्प्ट लग जाएगी। मैं कुंवर दिलशाद साहब के पास चलूँगा, वो इस वक्त मुआविन ख़ुसूसी हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब के, लेकिन इलेक्शन के मामलात को इलेक्शन कमीशन की वर्किंग को समझते हैं क्योंकि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी रहे हैं। कुंवर दिलशाद साहब ज़रा एक फोकस, मैं चाहूँगा वक्त ज़रा कम है, इसका पहले जवाब दीजिए, क्या इलेक्शन कमीशन ने जो रीजनिंग दी है उसके बाद जारी बात है उनके सामने हर चीज़ मौजूद होगी इन एविडेंस के तौर पर, क्या इलेक्शन कमीशन के ऊपर और मेंबरान के ऊपर इस शेड्यूल को विड्रॉ करने और एक नया तारीख देने पर कंटेम्प्ट लग सकती है कि आपने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म वायलेट किया है? इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान एक आईनी इदारा है जिसको आइन ने तहफ़्फ़ुज़ दिए हैं, जिसके इख्तियारात हाई कोर्ट्स के बराबर हैं, और उनका जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसके इख्तियारात, उनका स्टेटस, उसका प्रोटोकॉल वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है। तो लिहाजा इस आईनी इदारे के खिलाफ कंटेम्प्ट लगने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। बहरहाल फैसले के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में जाएं और फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगी आइन और कानून की रोशनी में, और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो अहम फैसला दिया है 12 पेज का, बहुत उन्होंने बड़ा कम्प्रीहेंसिव, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बेपनाह 3-4 जजमेंट के हवाले दिए हैं कि उन्होंने खास तौर पर कहा वर्कर्स पार्टी का जो हवाला दिया है वो चीफ जस्टिस इफ्तिखार के केस किया था उन्होंने, तो उस पर कहा इलेक्शन कमीशन को वसी इख्तियारात दिए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि आप जब भी कोई आइन और कानून के मुताबिक देखें हालात साजगार ना हो तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान रूल भी बना सकता है, एक्ट में तब्दीली कर सकता है। ये सारा उन्होंने वर्कर्स पार्टी की फाउंडेशन जो था केस उसके हवाले से वो भी हवाला दिया है। तीसरी बात यह है कि ये कहना है कि आर्टिकल 6 लग जाएगा, ये तो महज एक मजाक ही बनाया होता है कि आर्टिकल 6 लगा, तो होता है जब आइन का कोई सबोताज कर दे, जैसे कि परवेज मुशर्रफ साहब ने किया था, ऐसे मौके पैदा करें तो फिर तो आर्टिकल 6 लगने की जवाब हो जाता है। लेकिन जब किसी आइन और कानून की रोशनी में वो फैसला करें और वो किसी अदालत में जाके वो कार्रवाई हो सकता है, लेकिन आर्टिकल 6 लगने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और कंटेम्प्ट तो इसलिए नहीं लग सकता कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान एक आईनी इदारा है जो हाई कोर्ट के बराबर के इख्तियारात हैं। तो ये तो सारी बातें मैंने आपको अर्ज कर दी, लेकिन सबसे बड़ी अहम बात ये जो है कि इलेक्शन कमीशन ने जो उसको तब्दील किया है वो इसलिए किया कि उनके पास इख्तियारात हैं। सेक्शन 58 में लिखा हुआ है कि जब आप ये देखेंगे शेड्यूल जारी होने के बाद हालात दुरुस्त नहीं जा रहे, अमन ईमान की सूरत हाल ठीक नहीं जा रही, आइन के आर्टिकल 218 के मुताबिक से आप इलेक्शन करवाने के बारे में आपको रहमत हो रही है और आपको महसूस हो रहा है कि पोलिंग स्टेशन तक लोगों की रसाई नहीं हो सकेगी, गड़बड़ का खतरा है, तो वो फिर इलेक्शन कमीशन उसको तब्दील कर सकता है, आल्टरेट कर सकता है। और फिर नीचे ये लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को सिर्फ इतला दी जाएगी जी, मंजूरी नहीं दी जाएगी, इतला दी जाएगी। वो इसलिए दिया गया जब उन्होंने तब्दीली की थी इंतखाबी इस्लाहत में सेक्शन 57 में, उसमें लिखा होता है कि डेट जो फिक्स की जाएगी वो प्रेसिडेंट और इलेक्शन कमीशन करेगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि सिर्फ आप प्रेसिडेंट को इतला दे दें कि जरा हमने इसको तब्दील कर दिया, तो वो तो उन्होंने 8 अक्टूबर कर दिया। और सबसे बड़ी अहम बात उन्होंने ये लिखा है कि जो उन्होंने कहा अपने फैसले के अंदर कि हमें तो आर्टिकल 218 के तहत हम इलेक्शन करवाने की इसलिए नहीं हो रहा कि जगह जगह हमें मज़ामत हो रही है, गड़बड़ हो रही है। और इसके बाद चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ने हालात के बारे में नशा खींचा, लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो कही गई है उस फैसले के अंदर कि डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने ये कहा कि जनाब इन हालात में हम 3.5 लाख एहलकार आपको नहीं दे सकते, 67,000 पोलिंग स्टेशन है, 9,000 का पोलिंग का अमला है, 9 लाख का पोलिंग का अमला है, हम इनको नहीं तो प्रोटेक्शन दे सकते। और एक साथ साथ ये बात भी आई है हमारे सुनने में, फैसले में शायद उन्होंने जिक्र नहीं किया लेकिन हमें सुनने में ही आया है। आपको लगता है सर कि ये तमाम रीजनिंग अदालत मानेगी, सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान इसे एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि डीजी लॉ जो थे इलेक्शन कमीशन के उन्होंने शायद ये बातें पहले भी अदालत के सामने रखी होंगी। नहीं, ये बाकायदा चीफ इलेक्शन कमीशन ने भी रखी है, लेकिन मसला ये है कि लेकिन उन्होंने अपना फैसला तो दे दिया है, उसमें डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ये कहा कि मैं तो आपको
3.5 लाख का एहतिकार नहीं दे सका, नहीं दे सकूंगा, मेरे पास कुछ नहीं है। तो वो जब सुप्रीम कोर्ट तमाम हालात को देखेगी और इलेक्शन मसला का फैसला सुनेगी, ऑर्डर देखेगी और इसके बाद वो तमाम स्टेक होल्डर को तलब करेगी, जिसमें कि सेक्रेटरी फाइनेंस भी होगा, सेक्रेटरी डिफेंस भी होगा, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन भी होगा, तो वो ये सब जाके बताएंगे जनाब ये सूरत हाल है। तो हमें उम्मीद है कि लेकिन सर एक पॉसिबिलिटी कुंवर साहब, बिल्कुल इख्तिसार से 10 सेकंड है मेरे पास, अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसको ओवरटर्न कर दिया और इस फैसले को मनसूख कर दिया, ख़त्म कर दिया कि ये फैसला दुरुस्त नहीं है, और अगर हुक्म दिया कि नहीं आप पहले जारी किए गए शेड्यूल पर इलेक्शन करवाएं, तो ऐसी सूरत में क्या होगा सर? तीसरा ऑप्शन क्या है? वो वफाकी हुकूमत मुमकिन है, वफाकी हुकूमत ये कहे कि जनाब हम आपके फैसले पर नजरसानी करते हैं और आप उसको फुल सपोर्ट करें। अब ये 5 जजों पर मुश्तबा फैसला नहीं होगा। अब अगर ये सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो ये कहना पड़ेगा कि 15 जजों पर मुश्तमिल बनाए, ये स्टेट का मामला है। ठीक है। और जबकि डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन का फैसला है क्योंकि हम आपको एहलकार नहीं दे सकते, तो ये 5 जज फैसला करने की मिजाज नहीं है। ये 15 जजों पर मुश्तमिल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट बनाएंगे, ये वफाकी हुकूमत का मुतालबा होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कुंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम आपने देखा नहीं, खुदा हाफिज़।